हाय। आई होप एंड आई बिलीव कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक हमने ये देखा है अपने प्रीवियस सेशन के अंदर कि हम आर्गुमेंट कैसे लिख सकते हैं, रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रेसी कैसे कर सकते हैं। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कि हम अपने एग्ज़ाम के अंदर जो हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 के अंदर, जिसे हम ऐसे राइटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम के अंदर जो हमारी ऐसे राइटिंग है ना, उस ऐसे राइटिंग को कैसे और अच्छे से लिख सकते हैं और ऐसे को लिखने का बेटर तरीका क्या होता है, कैसे हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो हमसे 4 ऐसे पूछे जाते हैं, जो हर ऐसे 20 मार्क्स का होता है और टोटल हमें 80 मार्क्स देता है, उस 80 मार्क्स को हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जो ऐसे है वो लिखना कैसे चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, उससे पहले कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो हमारा ऐसे होता है उसके लिए हमें क्या होते हैं, 3 पेजेस दिए जाते हैं। कितने पेजेस दिए जाते हैं? तो याद रखना कि हमें 3 पेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्या लिखने के लिए, हमारी जो ऐसे राइटिंग होती है उस चीज़ को लिखने के लिए। अब इस 3 पेजेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया है यूपीएससी में जो 1 पेज होता है उसका मतलब होता है कि आपको 100 वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 3 पेजेस दिए जा रहे हैं और अगर आपको 100 वर्ड लिखना है, इसका मतलब कि उन 3 पेजेस पर आपको 300 वर्ड के अंदर क्या करना होता है, आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है। ये चीज़ें आप सभी को पता है क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होगा कि हमें 300 वर्ड के अंदर ही अपने ऐसे राइटिंग को लिखना है। अब देखो ये 300 वर्ड 3 पेजेस कैसे आप अरेंज करते हो, कैसे लिखते हो, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अब हम लेक्चर को अगर स्टार्ट करें ना तो मैं आपको बताना चाहूँगा, या आप खुद को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं जानते हो कि समझते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे लिखने के लिए कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप क्या कहोगे? बोलोगे सर द 3 थिंग्स, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो 3 चीज़ें जो हमारे ऐसे के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन 3 चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि ऐसे के अंदर ये 3 चीज़ें कौन है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है क्या? नॉलेज। क्या आता है हमारे पास? तो आप बोलोगे सर आता है नॉलेज, ठीक है ना। नॉलेज, देखो एक तो हमारा हो गया नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के बाद क्या आता है, अगर आप देखोगे तो होती है कि आप अपनी चीज़ों को कितना ज़्यादा सोच पा रहे हो, कितना ज़्यादा थिंक कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो नॉलेज, फिर नॉलेज के बाद आता है थिंकिंग, यानी कि आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, कितना सोच पा रहे हो, वो चीज़ भी क्या होती है आपको कहीं ना कहीं इन 3 थिंग में देखने को मिलेगी। नॉलेज हो गया, थिंकिंग हो गया, और नेक्स्ट एंड द लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज राइटिंग स्किल। कौन सी स्किल? राइटिंग स्किल। देखो आपके माइंड में कितना ही डाटा हो, आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो, लेकिन जब तक आप कॉपी पे लिखोगे नहीं ना, एग्जामिनर को नहीं पता लगने वाला ना कि वो चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता है। तो जब भी आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो हमारा होता है नॉलेज, ठीक है। दूसरा होता है हमारा थिंकिंग, या फिर इसको हम बोल दे सकते हैं ना, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके भी वर्ड होता है, ठीक है ना। तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी आप इसे बोल सकते हो, वो भी एक वर्ड होता है जो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो एक तो हमारी हो गई नॉलेज, दूसरा हो गया थिंकिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग, और तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी राइटिंग स्किल। अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 चीज़ें ना हमारे ऐसे के लिए कितना ज़रूरी हैं और किस तरीके से हम इन तीनों ही चीज़ों को अपने ऐसे के अंदर काउंट कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। देखो आपको अगर ऐसे लिखना है, ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो कहीं ना कहीं नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज मैटर करती है कि नहीं करती? तो आप बोलोगे जी सर नॉलेज मैटर करती है। 70% में मान लेता हूँ, 70% हमारी नॉलेज क्या होती है, मैटर करती है, कि नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर 70% अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, अपना मैं बाद में बताऊंगा। आपके हिसाब से अगर आप बोलोगे सर नॉलेज ही नहीं होगा तो हम लिखेंगे क्या, चलो मैंने मान लिया कि आपके पास 70% नॉलेज है, तो आप सोचोगे कि अब आप लिख पाओगे। लेकिन अगर आपने 70% टाइम अपना नॉलेज के ऊपर गेन करने के लिए दिया, तभी तो 70% नॉलेज आया। अब आपके पास टाइम कितना बचा है? 30%। उस 30% में से मान के चलो आप क्या करोगे, 20% उस चीज़ को रिकॉल करने में लगाओगे, है ना। और फिर 10% आप क्या करोगे, अपने राइटिंग में लगाओगे।
कुछ इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी लेके चलोगे कि नॉलेज में आपने 70% टाइम दिया, थिंकिंग के अंदर आपने 20% का टाइम दिया, और जो आपकी राइटिंग स्किल थी उसके अंदर मात्र आपने 10% टाइम दिया। लेकिन जो आपका पेपर 2 है वो कैसा पेपर है? डिस्क्रिप्टिव पेपर है। जब तक आप यहाँ पर राइटिंग करोगे नहीं, मतलब जब तक आप यहाँ पर लिखोगे नहीं, तब तक सामने वाले को पता लगेगा ही नहीं कि आपके अंदर नॉलेज है कितना। यानी कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? तो आप बोलोगे सर राइटिंग पार्ट। क्या नॉलेज इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। बट क्या नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राइटिंग स्किल। यानी कि हमें, हमारे पास जितनी भी नॉलेज है हमें उसको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा लिखते कैसे हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी थिंकिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब हम एग्जाम में रिकॉल कितना कर पा रहे हैं, हम अपने डाटा को अरेंज कितना कर पा रहे हैं। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर आता है राइटिंग के बाद वो आता है थिंकिंग। एंड सबसे कम जो हमारा इंपॉर्टेंट रखता है, मतलब जिसकी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस अगर आप ऐसे में देखोगे सबसे कम है, वो है नॉलेज। नॉलेज अगर आपके पास ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे कई सारे लोगों की कॉपियाँ मैंने भी देखी है, तब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज मान के चलो कितना है, अगर आपके पास 20 या 30% भी नॉलेज है, ठीक है ना, आपके पास मैं मान के चलता हूँ 30% भी नॉलेज है, और आपने 50% क्या कर लिया, 50% आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, आपने उसी नॉलेज को ये देख लिया कि आप कितने तरीके से उसी नॉलेज को प्रेजेंट कर सकते हो, और आपने 20% क्या कर दिया, राइटिंग के अंदर दिखा दिया ना। इट्स मीन कि आपका ऐसे एक एवरेज बच्चे की ऐसे से जिसका 70% नॉलेज था, 20% ब्रेन स्टॉर्मिंग थी, 10% राइटिंग थी, स्किल थी, उससे अच्छा हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि देखो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नॉलेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, किस तरीके से आप लिख पा रहे हो, कितना आप सोच पा रहे हो। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है ना, वो करना है ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर, और उसके बाद करना है किसके ऊपर, राइटिंग स्किल के ऊपर, और सबसे बाद में आपको करना है फोकस नॉलेज के ऊपर। क्योंकि नॉलेज तो आपको हर जगह से मिल रही है, आप 2-4 वीडियो किसी की भी देख लोगे ना, आपको नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन नॉलेज के लिए आप चैट जीपीटी भी देख सकते हो, बट डेटा इनफैक्ट मत देखना, वो गलत होता है। तो चैट जीपीटी पे भी डालोगे, वहां से भी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन उस नॉलेज को आप कैसे स्ट्रक्चर वे में लिखोगे, उस नॉलेज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, क्या करके सोचोगे, वो चीज़ आपकी आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड राइटिंग पार्ट में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ये वाला पार्ट है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग और राइटिंग वाला पार्ट, इसमें आप अपना 70% टाइम दो। कितना टाइम दो? 70% अगर आप अपना टाइम इसमें दोगे, तो जो बचा हुआ 30% है ना, उस 30% टाइम को आप नॉलेज को दे सकते हो। किसी की भी वीडियो देखो, 1-2 वीडियो देख करके चैट जीपीटी पे जाके आप नॉलेज ले सकते हो। फिर उस नॉलेज को आप क्या कर सकते हो, एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो, जिससे कि आपकी स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपका ऐसे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो हमारा फॉर्मेट होता है ऐसे राइटिंग को लिखने का, वो फॉर्मेट क्या होता है। आई होप कि ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो पता लगा होगा कि 3 चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, राइटिंग स्किल और ब्रेनस्टॉर्मिंग। इन दोनों को वेटेज आपको सबसे ज़्यादा रखना है। किसी भी टॉपिक पे आप सोचो, सोच के देखो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। अच्छा, पॉइंट के लिए बताता हूँ, ठीक है। मेरे सर ने मेरे को बताया था, ठीक है। तो सर ने बताया था व्हेन आई वाज स्टूडेंट, ठीक है, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। तो 2022 के अंदर, ठीक है ना, 2022 के अंदर बायजूस करके एक चैनल आता था, ठीक है। बायजूस का मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, एंड उसके अंदर आई गॉट 2 टीचर्स जो कि हमें CAP या पेपर 2 के लिए पढ़ाते थे, ठीक है ना। वन इज़ संदीप बंसल सर एंड सेकेंड इज़ सौमित्र चौधरी सर, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि काफ़ी काम की थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब भी आप ऐसे लिखते हो तो आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास कुछ एरियाज़ होने चाहिए, जिन एरियाज़ के ऊपर अगर आप सोचोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे, और आपके पास इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे कि आप आराम से 300 वर्ड का ऐसे लिख करके आ जाओगे। उस पॉइंट में क्या होता है कि हमारे पास एक टेक्निक होती है कि कोई सी भी आपके पास टॉपिक आता है जिसके ऊपर ऐसे लिखना होता है, तो आपको सबसे पहले उसका एक एंगल सोचना होता है, और वो एंगल होता है क्या, पॉलिटिकल एंगल, ठीक है ना। मतलब उस चीज़ का, उस पॉइंट का आप क्या सोचोगे, पॉलिटिकल एंगल सोचोगे कि पॉलिटिकल एंगल क्या है। फिर इसके बाद आप क्या सोचोगे, उसका एजुकेशनल एंगल क्या है। मतलब अगर कोई चीज़ आपको दी गई है टॉपिक, तो आप देखोगे क्या पॉलिटी से रिलेटेड आपके पास कोई डाटा है क्या, कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास डाटा है क्या। उसके अलावा सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटल एंगल या सोसाइटी से रिलेटेड कोई आपके पास डाटा है क्या। तो पॉलिटिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल हो गया। फिर इसके बाद से आप देख लो टेक्नोलॉजिकल,
मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास कोई डेटा है क्या। इसके बाद आप देखोगे लीगल, मतलब कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरीके से कोई लीगल डाटा है क्या आपके पास उस टॉपिक के रिलेटेड। फिर आप देखोगे इन्वायरमेंटल, मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पास कोई डाटा है क्या। तो ये सब चीज़ें ना आपको वहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, वहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज ये पीडीएफ में मैं आपको भेज ही दूंगा, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजिकल आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी को भी यहाँ लिख सकते हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक का डाटा है क्या। अगर आप देखोगे कोई टॉपिक है जिसकी हिस्ट्री काफ़ी रिच है तो हिस्टोरिकल डाटा भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप ऐसे लिखोगे ना, तो ऐसे के लिए आप क्या करोगे, जब भी कोई पॉइंट आएगा उस पॉइंट से रिलेटेड आपको इन सारे एरियाज में एक बार जा करके क्या करना है, लुक इनटू करना है, थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करनी है। सबसे पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉलिटिकल डेटा सर्च करने की कोशिश करो, देखो क्या उससे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल डेटा आपको याद है क्या। फिर आप उससे रिलेटेड एजुकेशनल डेटा देखने की कोशिश करो, सोसाइटी से कोई रिलेटेड डेटा है वो देखने की कोशिश करो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई पहलू बन रहा है क्या उस चीज़ पे सोचने की कोशिश करो, कोई लीगल पहलू है क्या उस चीज़ का, इस चीज़ को सोचने पे फोकस करो। एंड देन लीगल के बाद आप देखोगे कि हम बात कर सकते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, हम बात कर सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर, हम बात कर सकते हैं उसके हिस्ट्री के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आप एक टॉपिक के लिए सोचोगे तो कभी ना कभी आप देखोगे ना कि कहीं ना कहीं से आपको टॉपिक मिल ही जाएगा, आपको कंटेंट मिल ही जाएगा, कंटेंट के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे के लिए आप क्या करोगे, इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे। लेकिन इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे कैसे, इन सब चीज़ों पर फोकस करने के लिए हमें हमारे ऐसे का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमें ऐसे लिखना कैसे है, तभी तो हम इन सारी चीज़ों को वहाँ पर अरेंज कर पाएंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमें ऐसे लिखना कैसे है। जैसे अगर बात करूँ ऐसे को लिखने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ऐसे का फॉर्मेट, यानी कि ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है उस चीज़ पे हम थोड़ी सी क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ ऐसे की फॉर्मेट की, तो सबसे पहले क्या होता है, सभी को पता है कि सर जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इंट्रो आता है। क्या आता है, तो आप बोलोगे सर इंट्रो आता है, इंट्रो बोले तो इंट्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर इंट्रोडक्शन तो आता है, लेकिन इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ ही लिखना है आपके इंट्रोडक्शन के अंदर। अब ये जो एक पैराग्राफ है जो कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिखोगे, इसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, मतलब आपको अगर इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को तो आप किन किन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। काफ़ी फेमस है और मोस्टली जितने भी एस्पायरेंट हैं जिनकी मैंने कॉपी देखी है, नोटबुक देखी है, वो स्टार्ट किससे करते हैं, कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, तो कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप भी कोट्स के साथ क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में कोट वगैरह लिख के स्टार्ट कर सकते हो। बट माई पर्सनल फेवरेट जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो यूज़ करता हूँ रिपोर्ट्स, ठीक है ना। कोई रिसेंट का डेटा आ गया, रिपोर्ट आ गया उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो ये बता रहा हूँ, कोट लिख सकते हो, रिपोर्ट लिख सकते हो। आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल है ना, कोई अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो उस एग्जाम्पल को भी क्या कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता होती है कुछ ना कुछ, तो वो स्टोरी भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो जो कि आपको एक पैराग्राफ में लिखना है, तो उस एक पैराग्राफ के अंदर आप कोट लिख सकते हो, रिपोर्ट लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्टोरी लिख सकते हो, और इन सभी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं हमारी मेन चीज़ जिसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, जिसके ऊपर ही हमें अपने पूरे के पूरे ऐसे को बिल्ड करना है, जो कि हमारा क्या आता है, बॉडी, ठीक है ना। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है बॉडी। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन के अंदर एक पैराग्राफ लिखना है, तो बॉडी के अंदर कितने पैराग्राफ मैं कहूँगा लिखने के लिए। तो ध्यान रखना कि बॉडी के अंदर आपको मिनिमम 4 से 5 पैराग्राफ, कितने, 4 से 5 पैराग्राफ आपको बॉडी के अंदर लिखने ही होंगे, क्योंकि अगर इससे कम लिखोगे फिर वो 300 वर्ड नहीं होने के। तो 405 पैराग्राफ लिखोगे। अब देखो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि बॉडी के अंदर क्या कर सकते हो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड पॉलिटिकल एंगल, एजुकेशनल एंगल, इसके अलावा सोसाइटल एंगल, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एंगल, इसके अलावा लीगल एंगल,
इसके अलावा इन्वायरमेंटल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, हिस्ट्री का एंगल। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, तो आप देखोगे ये सारे के सारे पॉइंट आपके बॉडी के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो मैं 4 से 5 पैरा बता रहा हूँ ना, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप आराम से 4 से 5 पैराग्राफ की एक बॉडी लिख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है इंट्रोडक्शन, फिर हमें लिखना होता है बॉडी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और वो होता है क्या, कंक्लूजन। क्या होता है वो, हमारा कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे, तो याद रखना कंक्लूजन के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ लिखना होता है। यानी कि कंक्लूजन के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। तो एक पैरा आपको यहाँ पर भी लिखना है कंक्लूजन के अंदर। लेकिन कंक्लूजन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपका जो पूरा का पूरा बना बनाया ऐसे है ना, वो खराब हो जाएगा। तो जो आपके कंक्लूजन है ना, ये कैसा होना चाहिए, तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल कंक्लूजन लिख के आ रहे हो, जहाँ पर आपको सजेशन देने हैं, जिसको आप वे फॉरवर्ड पॉइंट कहते हो। तो जो आप सजेशंस वगैरह देते हो ना, तो सजेशंस वगैरह के लिए आप वे फॉरवर्ड पॉइंट या फिर कंक्लूजन के अंदर वो सजेशन दे सकते हो। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी डाल सकते हो, लाइक आप बोल सकते हो कि देखो एग्जांपल ऐसा है कि चाइना ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, तो इंडिया भी इस चीज़ को क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। या जैसे 1992 के बाद एलपीजी रिफॉर्म आया और इंडिया की मार्केट जो है वो ओपन अप हुए, तो इस तरीके से और भी चीज़ें भारत कर सकता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप कंक्लूजन में दे सकते हो। अगेन कोई लोगों को कोट्स काफ़ी याद होते हैं ना, तो कोट्स के लिए भी आप यहाँ पर अगेन थोड़ा बहुत ट्राई मार सकते हो। आप कंक्लूजन में भी कोट्स वगैरह लिख के आप कंक्लूड कर सकते हो। बट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव। ठीक है ना, आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी एंडिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूजन ऐसा लिख रहे हो जो कि नेगेटिव साउंड कर रहा है। तो याद रखना कि आपका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा साउंड करना चाहिए। ठीक है ना, कभी भी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा ऐसे जो है वो कहीं ना कहीं लिख करके आ जाओगे। ठीक है ना, तो जो चीज़ें मैंने बताई आई होप आपको पता लगी होंगी। अब मेरे तरफ से कुछ चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को जाननी होंगी कहीं ना कहीं, तो वो मैं बता देता हूँ। देखो कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि क्या हम फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम यूज कर सकते हैं क्या। कुछ लोगों के डाउट होते हैं, क्योंकि जब मैं लास्ट बैच में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर कई बच्चों के डाउट थे कि सर हम फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं क्या। तो मेरा मानना है जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है और वो फेल नहीं हुए हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पर एक मैं A4 साइज़ का पेपर बना रहा हूँ। ठीक है ना, एक मैं A4 साइज़ का पेपर बना रहा हूँ। तो इस A4 साइज़ के पेपर में आपका डायग्राम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका डायग्राम इतना छोटा होना चाहिए, जैसे अगर मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ तो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से इतने छोटे से डायग्राम में हमें बना के दिखा देना है। तो कहने का मतलब ये है कि डायग्राम आपका कम से कम जगह ले, और जो आपकी स्पेस बची हो उस स्पेस के अंदर आप क्या करोगे, अपनी राइटिंग को लिखोगे। तो इस तरीके से आप छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, बहुत बड़ा डायग्राम बनाने मत चले जाना। तो फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हो, बट उसकी जो साइज रखनी है आपको काफ़ी छोटी रखनी है। तो अगर आपका डाउट ये है कि फ्लो चार्ट या इस चीज़ बना सकते हैं, तो यस यू कैन, बट उसकी साइज आपको छोटी रखनी है। अब कुछ मेरे तरफ से अपने सजेशंस आप ले लो। ठीक है, सजेशन ये है कि आप कभी भी टॉपिक से डाइवर्ट मत होना। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं तो टॉपिक से आप कभी भी हटना मत। ठीक है ना, जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक पे ही आपको अपनी चीज़ें लिखनी है, और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करने के लिए आप उसको याद रखना, अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर आप उसको कॉमा में या ब्रैकेट में डाल सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर को उस पर अटेंशन चला जाए और आपको जो नंबर है उस टॉपिक के वो मिल जाए। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। और कभी भी ऐसे को पॉइंट वाइज मत लिखना। आई नो कि ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, कभी भी ऐसे को पॉइंट वाइज मत लिखना, हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखना। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आप कलर चेंज करके भी पेन यूज कर सकते हो, या फिर किसी डिफरेंट कलर से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर आप ब्रैकेट वगैरह लगा सकते हो। तो इससे करने से क्या होता है कि आपका कंटेंट जो है वो दिख जाता है। ठीक है, अब एक रेडीमेड ऐसे देखते हैं, और जो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी देखते हैं कि वो उस ऐसे में है कि नहीं है। अगर है तो फिर वो चीज़ कैसे यूज हो रही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम होता है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ठीक है,
बांग्लादेश रिलेशन हमारे पास है। आप देखो कि बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में है, तो क्या पता पूछ ले क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन दोगे कि जो इंडिया और बांग्लादेश है वो यूनिक और मल्टी फेसेड रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, जो कि 1971 से स्टार्ट होता है, और इंडिया जो है वो क्रूशियल टाइम पर बांग्लादेश को सपोर्ट भी करता रहा है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि आप बॉडी में घुसोगे तो आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो वो लिख दो। जैसे कि इस चीज़ में हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि 1971 में हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया था। उसके बाद जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वगैरह, वो हमारे भारत के साथ काफ़ी अच्छे से रही हैं। हमारी इंदिरा गांधी ने उनको हेल्प किया था उनको आज़ाद होने में, ठीक है। फिर इसके बाद से जैसे मैंने बताया कि आपके पास अगर कोई पॉलिटिकल एंगल है तो आप पॉलिटिकल एंगल डाल दो। तो पॉलिटिकल एंगल में आप क्या बोलोगे कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है 2015 में, इट वाज अ हिस्टोरिकल एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो कि हमें देखने को मिली थी। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल से सोच के लिख सकते हैं। फिर हमारा आता है इकोनॉमिकल एंड ट्रेड रिलेशन। तो इसके अंदर आपको क्या पता लगता है कि जो इंडिया और बांग्लादेश है वो लगभग 10 बिलियन डॉलर की क्या करते हैं, ट्रेड शेयर करते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक एंगल हो गया। फिर हमारी आती है सिक्योरिटी का एंगल। देखो सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट का एंगल आपको पता लगता है कि दोनों ही जो कंट्री है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए क्या कर रही हैं, बड़े बड़े मेजर्स ले रही हैं। तो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से आप ये लिख सकते हो। फिर आती है वाटर शेयरिंग एंड इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से आप क्या क्या देख सकते हो, तो जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ है, गंगा वाटर ट्रीटी, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाई, ये भी हम देख सकते हैं। अब जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, वो थोड़े से हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कंक्लूजन। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल एंड हिस्ट्री, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कवर कर दी। तो आपको भी ऐसे के अंदर यही करना है। आपको भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, और फिर बॉडी के लिए जो चीज़ें मैंने बताई उस पर आप सोचते जाओ, और सोचने के साथ साथ बस एक एक पैरा बना के लिखते जाओ। आराम से आपका ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप एंड आई बिलीव कि ये जो पूरा का पूरा सेशन है, इसको देखने के बाद आपको सीक्रेट मेथड पता लग गया होगा कि आखिर हमें अपनी ऐसे राइटिंग को करनी कैसे होती है, और कैसे एक एवरेज बच्चा जो है वो अपने आंसर को लिखता है, और कैसे एक टॉपर जो है वो अपने आंसर को लिखता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके राइटिंग स्किल पे देनी है, और उसके साथ साथ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पे देनी है, न कि कंटेंट पे। कंटेंट आपको मिल जाएगा, 5-10 मिनट का खेल है, कंटेंट कहीं से भी मिल जाएगा। तो आपको लिखने के ऊपर और लिखने के साथ साथ सोचने के ऊपर आपको फोकस करना है। तो आई होप एंड आई बिलीव के वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और एक नई स्ट्रेटजी के साथ हम वापस से आएंगे, जहां पर हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। सो इस बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो हमारी सीरीज़ थी, इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो है। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि जो पूरी की पूरी सीरीज़ है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।